सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बड़ी खबर आ रही है जनाब, खुशाब का इलाका है और वहाँ पे उलमा ने एहतजाज किया है। अहमदी वहाँ पे जुमा की नमाज अदा करने के लिए जैसे ही गए तो उलमा ने पुलिस को कॉल की 15 पे। पुलिस वहाँ पे पहुँची और पुलिस उनके साथ बहस कर रही है कि जनाब ये इतने बजे तक जुमा ख़त्म कर लेंगे और ये जो उलमा है वो क्या कह रही है। अभी आपको कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं, ये देखिए अभी। जी। हम्म। 12:05 ये देखिए। 12:05 ਤੇ ਬਾਹਰ 8-10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। 12:05 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਖਿਆ जी। ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 12:30 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ये नाजरीन, हालात अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी पूरे पाकिस्तान के ख़राब होते जा रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है पुलिस को कि वो गिरफ़्तार करे। पुलिस गिरफ़्तार करना नहीं चाह रही, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को मजबूर किया जा रहा है कि जनाब आप किसी तरह इनको गिरफ़्तार करें। शाम को मुकम्मल रिपोर्ट आपको देंगे, हमारे ब्यूरो चीफ होंगे पाकिस्तान से। चलते हैं हमारी मामूल की नशरियात की तरफ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम चल रहा है और यहाँ तक आप देखते हैं कि वहाँ पे अदल के हालात है या इंसाफ जो लोगों को मिल रहा है, उसके मुतल्लिक आज आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि वहाँ पे अगर किसी के ऊपर 298C 295C का केस हो जाए तो ज़मानत कितनी मुश्किल हो जाती है। सरदार खिज़र महमूद साहब हमारे साथ है। सर, ये बताइए कि जज भी इस्तीफ़े दे रहे हैं आप तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में और भी जज आ गए हैं, तो अभी तक कोई अदल नज़र तो नहीं आ रहा वहाँ पे। जी मुबारक साहब, जज इस्तीफे दे रहे हैं। अगर आपकी मुराद जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के इस्तीफे की है जी, तो शायद वो वजह नहीं होगी जो आपके जहन में है, कहीं उन्होंने कानून इंसाफ की सरबलंदी के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया हो। ऐसा नहीं है। उनका एक मखसूस अपना पस मंजर है और वो उसी से तल्लुक रखते हैं और उसी पे शायद जाके घेरा जब तंग हुआ है या हालात ऐसे बने हैं या फिर उन्होंने इतना कमा लिया है या उनको दूसरी तरफ अपना मुस्तकबिल इतना रोशन लगा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं अगर उसी पे स्पेसिफिक उसी बात पे चला जाऊं, पाकिस्तान में इनकी प्रैक्टिस जो है वो जब ये वकील थे तो ये तौहीन रसालत के या तो नामूस रसालत के इस तरह के केसेस जो हैं ये करते थे। आपको याद होगा इस्लामाबाद के थाना एक रमना जी, वहां पे एक बच्ची थी, रमशा नाम था उसका, ईसाई बच्ची थी कोई 8-10 साल की, जिसपे इल्जाम लगाया गया था कि इसने कुरान के औराक जो हैं वो जलाए हैं, मुकद्दस औराक जी। बाद में पता चला कि इसी वो वहाँ के इमाम थे, उनका नाम था खालिद चिश्ती। बाद में खालिद चिश्ती के अपने जूनियर ने या उनका असिस्टेंट जो था, उनका जो मामन था, उसने कहा था कि खालिद चिश्ती ने खुद कुरान पाक के औराक जो है वो जलाकर इसलिए जलाए थे कि केस मजबूत हो जाएगा। जब ये बात हो गई, सामने आ गई तो खालिद चिश्ती के जो हक में हमारे जो उलमा हैं उन्होंने पैनल तश्कील दिया था उसको दफा करने के लिए और उसके जो है वो लीडिंग वकील जो थे चौधरी अब्दुल अजीज थे। दिलचस्प बात यह है कि अगर इल्जाम किसी गरीब पे लगे, किसी माजूर पे लगे, किसी दिमागी मरीज पे लग जाए तो उसको उसी दौरान या फौरी तौर पर जला दिया जाता है। देखा आपने चारसदा में, तंगी में, पंजाब के अंदर बहुत सारी जगहों पे कि किसी ने उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मांगी, उसको, उसके घर को, उसके लवाकिन को जला के मार दिया गया। लेकिन जब अगर ये किसी मखसूस तबके पे या जो इल्जाम लगाने वाले पे हो तो फिर क्या होता क्या है कि वहां पे कुछ मामला और होते हैं। आपको याद होगा जिन्हें जमशेद पे इल्जाम लगा था और उसकी वजाहत पेश करने तारक जवीर साहब आ गए थे। इसी तरह आपने देखा होगा आसफ जलाली पे तौहीन का इल्जाम लगा था, पर्चा कटा था और जब अदालत में आता था तो उनके मानने वाले उन पे फूल निशावर करते थे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कराची में मुफ्ती तारक मसूद हैं,
उन्होंने कहा था कि नौज़बिल्लाह कुरान पाक के अंदर गलतियां हैं, या कातबीन भी जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो बात को समझ नहीं सके, ग्रामर की गलतियां कुरान पाक में है, आपको आपको याद होगा। लेकिन वहां आपने देखा किसी यहाँ पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ, तो यही खालिद चिश्ती वाले मामले में ही हुआ था। अब इसका तल्लक आगे क्या बनता है, ये वहां वकालत करते रहे, उसके बाद ये जज बन गए, जज बनने के बाद इस तरह के केसेस जो थे वो इनके फेवरेट केसेस थे। इस्लामाबाद के अंदर एक ग्रुप है, उसका जो लीडिंग पर्सन है, आपने पंजाब में वैसे देखा, पंजाब के अंदर तमाम शहरों के अंदर जो है वो नामूस रसालत के नाम से या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के बुकला के पैनल बने हुए हैं। लाहौर में मलक मुस्तफा एक थे, वो उसको लीड करते थे। और उसके बाद आपको याद होगा मुमताज़ कादरी वाले केस में ख्वाजा शरीफ, जो नवाज शरीफ वालों के खालाजाद भाई थे, वो भी पेश होते रहे। अब वो पेश होने का मकसद क्या था, वो कब तक पेश होता रहे, एक अलग सी बहस है। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर एक राव रहीम है, जिन पे मैनेजर जहांगीर जो है वो भी प्रोग्राम कर चुकी हैं, आजाद सैयद भी अपने टॉक शो प्रोग्राम पे बात कर चुके हैं। सुना ये है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन ये है कि ये लोगों को इस तरह करके मुख्तलिफ तरीकों से, इलेबानों से मुख्तलिफ तरीकों से उनको फंसा कर उन पर तोहिने रसालत का या तोहिने मजहब का या कोई भी इस तरह के इल्जाम लगा के उसमें अगर आप डिटेल सवाल करेंगे तो मैं उस पर तफसील से आ जाऊंगा। अगर समझना चाहेंगे नाज़रीन हमारे, मैं उस पर तफसील से बता दूंगा तरीकाकार क्या है। उसमें सुना ये है कि बहुत सारे जजेस भी मुलव्वस हैं, उसमें वो वकील भी मुलव्वस हैं, उसके बाद FIA के लोग भी मुलव्वस हैं जो जाके लोगों को उठा के लाते हैं। और ये पूरी इकानमी बनी हुई है, उस इकानमी में सबका निजाम चल रहा है। तो ये जज साहब जो थे ये भी उसी ग्रुप के थे, यानी दर्जनों केस ऐसे थे उस ग्रुप में थे। अब आपको याद होगा कि जब पिछले साल ये रिपोर्ट आई वहां पे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की, और उस पे ये अकील नाम है उनका, जो बैरिस्टर अकील, जो नॉन लीग के पहले स्पोक्समैन थे लीगल साइड पे, अब वो सुना है कि वफाकी वजीर भी बन गए हैं। उन्होंने एक मैनेजर जहांगीर के प्रोग्राम में कहा था कि जी मैंने देखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन कि इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं और मौका किसी यहाँ पे कार्रवाई हो, और लगता ही है कि उस कार्रवाई को देखते हुए जज साहब ने इस्तीफा दिया है। दूसरी बात ये जो आपने पहला सवाल आपने किया था कि मैंने कहा कि एक तरीकाकार है, एक सिस्टम इकबाल बनाया हुआ है कि जब किसी उनके हालत के इल्जाम लगे या उस पे ये इल्जाम लगा के गिरफ्तार कर लें तो फिर जज अदालतें सारी खामोश हो जाती हैं। लेकिन अगर कभी इन पे इल्जाम लगे तो मैंने आपको लंबी जो इनकी तारीख बताई है कि फिर ये उसका दफा भी करते हैं या खामोश हो जाते हैं या फिर उसकी वजाहतें बयान करना शुरू कर लेते हैं। जबकि आम किसी बंदे पे हो तो कोई वजाहत नहीं आती है, उससे सवाल नहीं किया जाता है। कोई चर्सी शराबी बदकार जो जिस तरह जिस किरदार का है वो दौड़ चढ़ता है उस पर और उसको दिन जेल मार दिया जाता है। अच्छा, मुख्तसर बताए, इसका मतलब फिर अदल तो कोई नहीं ना चल रहा वहां पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जोर चल रहा है वो जो मर्जी करता, फिर जो कमजोर है उसको ऊपर जो मर्जी केस डालते रहे। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जब आपका पूरा सिस्टम इस्तेमाल हो चुका हो और मैंने कहा एक मिशन बन चुकी है कि जिसमें सब लोग कमाते हैं, जब किसी पे आप तौहीन रसालत का इल्जाम लगता है, तौहीन मज़हब का इल्जाम लगता है, और उसके बाद फिर आप देख लें कि बाहर कितना क्राउड इकट्ठा होता है, कैसे चंदिया इकट्ठे होते हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी से लग जाती है। तो फिर वो जज भी, अदालतें भी, वकील भी, उसके बाद सारा सिस्टम जो है, पुलिस भी, इवन FIA जो पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है और जिसकी अपनी पहचान थी, अगर वो मुलव्वस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NCFCR की रिपोर्ट है। और अगर आप इस तरह के जो तौहीन रसालत के केसेस देखें कि जिस तरह वो केसेस बनाए गए हैं, उनमें एक तरह के मटेरियल है, एक तरह के स्टीरियोटाइप FIR है, कंप्लेनेंट भी वही हैं, वकील भी वही हैं, समाज करने वाले जजेस भी वही हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें आया हो जाएंगी। हजारों केस हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हजारों लोग जो हैं इस तरह के बंद हैं, और ये वो लोग, हजारों लोग वो लोग हैं जो सामने आ चुके हैं, जिन लोगों पर FIR हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं, इससे बड़ी तादाद ये है कि जिनको यरमना बना के, उनको दिखा के, उनको बेवकूफ बना के उनसे करोड़ों रुपए जो हड़प किए जा चुके हैं। तो जब इस तरह का किसी पर इल्जाम लगता है, FIR करती है, आप यकीन करें उसकी खानदान नस्ल पहले ही तबाह हो जाती है, उसका लोग तल्लक खत्म कर देते हैं, उसका कारोबार खत्म हो जाता है, उसका घर बार खत्म हो जाता है। तो ये सिस्टम है पूरा जिसमें मैंने कहा सारे बेनिफिशरी हैं। तो इंसाफ नाम की चीज ही कोई नहीं है। इंसाफ नाम की चीज अगर हो तो फिर जजेस जो हैं वो खुद इस पर मुलव्वस ना हो और इस तरह की ये सारे नहीं चला रहे हों। और जिस तरह इन्होंने इस्तीफा दिया है, आधी नजर में लगता ये है कि जब इनको मालूम था कि आप इस तरह की कहीं कार्रवाई होगी, मेरा नाम आएगा, अब ये इस्तीफा दे के आप मुझसे मेरा इस प्रोग्राम को जो नाज़रीन देखेंगे या सुनेंगे वो याद रखें इस पे कि अब ये जाएंगे जाके खत्म और उस तरह के जो फोरम है बुकला के,
उनको जाकर लीड करेंगे, फिर ये वो इनकी कमाई जो है, अगर आप इनकी 10 लाख तनख्वाह थी तो याद करें कि ये 50 से 60 लाख महीने का कमाएंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी यार इकोनॉमी का हिस्सा ही है। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है। 2 दिन पहले एक पेशी थी, या कह सकते हैं अदालत में दरख्वास्त गई कि जो अहमदी गिरफ्तार लास्ट जुमे को किए थे, उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। और मैंने वो जब देखा तो उसमें ऐसे इल्ज़ामात और डाल दिए गए जिनका तल्लुक ही नहीं। पहले ये सिर्फ कह रहे थे कि वहाँ कादियानी जो है वो जुमा पढ़ते पकड़े गए। अब जो मैंने देखा तो वहाँ पे डाला हुआ ये तबलीग भी कर रहे थे, ये और भी चीज़ें। तो जब मीडिया पे ये बातें चल रही हैं तो जज को नज़र नहीं आ रहा ये सारा कुछ? देखें, आप जज के नजर आने की बात है, मैं आगे पढ़ा, जज के सामने एक एफआईआर आती है, सियासी में बात कर रहा हूं मैं। आवाज़ ठीक कर ले ज़रा। हेलो, आज अगर आप रहे हैं अपनी आवाज़ ठीक करें सर, ज़रा आवाज़ ठीक करें। मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, फिर भी आवाज़ रुक रही जी है। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसका एक सियासी पहलू सिर्फ देख ले जज का, जज के सामने एक एफआईआर आती है कि जी एक बंदे ने एक ही वक्त में, एक ही दिन में कुछ लड़कियों में आग लगाई, मियाँवाली में भी लगाई, पेशावर में भी लगाई, चारसादा में भी लगाई, उसके बाद पिंडी में भी लगाई। तो कभी उस जज ने सोचने को द्वारा किया है कि ये बंदा था, जिन था, इसी तरह की वो जज भी सोचते हैं, और वो केस सालों चल रहे होते हैं। मैंने कहा जब मजहबी मामला आ जाए तो जज साहब के अंदर से बहुत बड़ा उस्मान निकल के बैठ जाता है, और जज साहब कभी नहीं सोचते हैं उस मुल्क का अलमिया क्या हो सकता है, जिस मुल्क के अंदर कभी किसी के किसी अंदर किसी को चर्च बेचते हुए, रन बेचते हुए, अंदर भूख से मरते हुए, पूरे पूरे खानदानों को मरते हुए, बदकारी के अड्डे देखकर किसी के जज्बात मजरूर हुए, लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई अहमदी नमाज पढ़ रहा है और वो अल्लाह को याद कर रहा है तो ये फिर उसका जो है वो उसके जज्बात मजरूर होते हैं, पुलिस भी दौड़ चढ़ती है। फिर वो उसका, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि एमक्यू के खिलाफ कानून वो नहीं है कि जो असेंबली ने बनाए हैं, या उसमें क्या नाम है फौजदारी पेनल कोड में है। एमक्यू के खिलाफ कानून वो है जो मौलवी की तशरीह है, जो मौलवी के जहन में आता है, और वो मौलवी जाके वो डिक्टेट करता है उसको मॉरल को, और वो अपनी मर्जी से लिखवा लेता है। वो अगर ये लिख रहा हो कि ये नमाज ही पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान एटम बम का ये जो है वो फार्मूला तैयार कर रहे थे, तो वो एफआईआर में वो भी कर लगा दिया जाता। इसमें कौन सी बात है? मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, एक पिंडी के अंदर मुख्य अखबारों में एक कासमी साहब को है, उसका आलिम दीन है, उनका मैंने कालम बहुत बार पढ़ा है। उन्होंने लिखा है जी कि रब्बा के अंदर जो है अगर ग्राउंड खोद के देखें तो आपको ग्राउंड जो खोदेंगे तो 3 से 4 फुट नीचे जाएंगे, आपको दुनिया के जदीद एयरबेस और फाइटर तैयारे वहां मिलेंगे। अब उसको में कोई सोचता नहीं है, कोई पूछता नहीं है कि जो पूरा मुल्क है उसके पास है जदीद जो है एयरबेस और एयरफोर्स नहीं है, तो क्रिकेट ग्राउंड के नीचे एयरफोर्स और पूरा एयरबेस कैसे हो सकता है? लेकिन एमडी के मुताबिक जो कुछ किसको क्या दिया जाए वो मान लेगा और वो उसी पे यकीन कर अच्छा लेता सर, है। ये बताइए, ने भी यकीन कर लेना, वकील ने भी कर लेना है, और ऐसा सिस्टम चलना है। अब ये बेगुनाह लोग जो 26 के करीब है, कब तक जेल में रहेंगे? हाई कोर्ट से जमानत की कुछ उम्मीद होती है, या वहां पे भी, क्योंकि आपका तल्लक वकालत के शोबे से है, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों। देखिए, सारा निजाम खुदा के पास है, खुदा कब कुछ कर रहे आए तो मुझे उसका नहीं मालूम, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन जो सिस्टम हमने कहा कि जिस तरह के अदालतों के अंदर हाई कोर्ट में भी चौधरी अब्दुल अजीज जैसे लोग बैठे होंगे और पूरा सिस्टम जब बना होगा तो उसके बाद फिर मैं उस मुल्क के अंदर इंसाफ की कोई बात नहीं है, इंसाफ के बारे में कोई पेशेंटगी नहीं की जा सकती है। हमारे जजेस जो हैं, जो 20-20, 30-30, 40 लाख तनख्वाह देते हैं, आपने देखा होगा कि वो ये नहीं कहते हम इंसाफ दे रहे हैं, वो कहते हैं हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। यानी वो 30-40 लाख रुपया तनख्वाह लेके गाड़ियां, प्रोटोकॉल, पेट्रोल, दफ्तर, बंगले लेके वो कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं। तो जिस मुल्क में इसका जज अदालत जज जो है वो इंसाफ के बजाय रिलीफ दे रहा हो तो वहां कुछ नहीं अंदाजा, कुछ नहीं कहा जा सकता किसको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सवाल आपने इंसाफ का किया है। अगर हाँ किसी ने कहा कि नाइंसाफी कैसे हो सकती है, उस मामले को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, जज का रवैया कैसे हो सकता है, जज भी अपनी कितना से नीचे दबा के बैठ सकते हैं, तो शायद उसमें मैं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन अगर इंसाफ की बात है तो मैं भी कहूंगा, मैं कुछ नहीं कह सकूंगा आपको। अच्छा, कल कॉमर्स में किसी ने लिखा था कि जो मसीह बरादरी है वो भी बड़ी मुतासर है वहाँ पे, और मैंने कल बताया भी था कि खतून को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। वैसे तो वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो मसीह बरादरी या दूसरे लोगों को अच्छा नहीं समझते, मगर इस तरह के कामों में फिर क्यों वो अपना नाम रोशन करते हैं सर?
देखें, मसीह और हिंदू जो कम्युनिटी है उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि बदकिस्मती से उनकी हर वो बच्ची जिसकी शक्ल सूरत ठीक हो और उसकी उम्र 15 साल से 25 साल तक हो तो वो उसे उठा ली जाती है और वो कहा जाता है कि इस्लाम से मुतासर होकर इसे इस्लाम कबूल कर लिया है और उसकी शादी भी कर ली जाती है। आपने बहुत सारे मामला, दर्जनों मामला आपने ऐसे देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि जिस तरह के हैं। अब मुझे समझ नहीं 25 साल से या 50 साल से ऊपर वाला कभी इन मौलवियों के इस्लाम से और इस तरीक से मुतासर क्यों नहीं हुआ, वो 15 साल से 23 साल वाली क्यों मुतासर हुई है। दर्जनों बच्चियां जिनके मामला इस तरह के हैं। और ये बात सच है कि हुकूमत की सतह पर जो उसके साथ ईसाइयों और हिंदू के साथ जो है वो इस तरह के मामला नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल जो है आपने देखा होगा कि हमारी कुछ तंजीमें जो है जो आजकल हुकूमत की बड़ी लाडली हैं, हुकूमत के इदारों के नीचे काम कर रही हैं, वो ईसाइयों के तो लफ्ज ही एक ऐसा इस्तेमाल कर रही हैं कि शायद जो लफ्ज ही के इंसानी से गिरा हुआ लफ्ज है वो इस्तेमाल करके उनको तंग किया जाता है। आप तौहीन रिसालत के पर्चे, लेकिन तौहीन रिसालत के पर्चे जो है आम मुसलमानों पे और अब तक जो है वो छपे हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ आबादी के लिहाज से जो है शायद मैंने कहा कि अभी जो जिस तरह का केस चल रहे हैं 700 बंदा जो है वो सिर्फ हडियाला में या पिंडी एरिया में गिरफ्तार हैं। ये सारे इसमें अक्सर मुसलमान हैं, 2-4 को ईसाई होंगे या किसी और मसलक के होंगे। ये गला एक ऐसा फंदा बना दिया जा रहमतुल आलमीन के नाम का एक ऐसा फंदा बना दिया गया है कि जो जिसने सिर्फ गर्दनें काटना सीखी है, जबकि कहा गया है कि हमारे आका मौला आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे और यकीनन वो रहमत है। लेकिन जब इस तरह के दुकानदारों के और इस तरह के पेट की पूजा करने वालों के आगे वो सारा मामला आया तो उन्होंने उठा के उसको देख लिया। इंडिया के अंदर गाय और हमारे यहाँ जो है वो नामूस है, ये दो ऐसी चीजें बन चुकी हैं कि जो गर्दनें काटी जा रही हैं। लेकिन इदारे, हुकूमत, रियासत के चलाने वाले, रियासत के चौकीदार सब खामोश हैं और सब ये समझते हैं कि चले कोई बात नहीं, किसी का घर चल रहा है, हमारा घर महफूज है। मैं एक तर्क बात करने लगा हूँ कि जब ये तालिबान पैदा किए जा रहे थे पूरी दुनिया से जो सुलझे हुए लोग थे, पाकिस्तान के मुस्लिम इलाकों से, वो बता रहे थे इनको कि खदार आई, ऐसा ना करो, ये आग तुम्हारे घर में पहुंचेगी। और तब जनरल यार उस तरह के लोग जो थे उनको समझ नहीं आई थी। आज वो देख लें, अब वो अफ्तारी के टाइम पे कभी मस्जिद को उड़ाते हैं, कभी उसको दरबार को उड़ाते हैं, कभी मजार को उड़ाते हैं, कभी छावनी को उड़ाते हैं, कभी थाने को उड़ाते हैं। आज देख लें, और ये जो पाले गली पाले जा रहे हैं जो मजहब के नाम पे, ये कब इनके गिरबाटा पहुंचेंगे, इसमें देर है और देर नहीं है। अच्छा, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है, जरा इतिहास से जवाब दीजिएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जो लोग भी बन्नू जिस तरह वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात में मुलव्वस है, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और आप देखते हैं कि ये भी कहा कि सीसा पलाई दीवार हमारी फौज सामने खड़ी, मगर इसमें कमी क्यों नहीं हो रही? बयानात के साथ तो नहीं मुल्क चलते ना। देखिए, पता नहीं आपके इतिहास से क्या मुराद है। अगर इतिहास से मुराद ये है कि मैं उस पर चीफ आर्मी स्टाफ का नाम आता है तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ के उनका नाम लेना चाहिए या बावजूद वक्त लेना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। देखें, ये आग लगाई थी, किसके लगाई थी? चीफ आर्मी स्टाफ के जो पीर मुर्शिद जनरल ज़िया थे उन्होंने बनाए थे लोग ये, और उसके बाद किसी और ने बनाए नहीं थे। दूसरी बात ये है कि कैजुअलिटी रेट देखा जाए कि कितना रेट आ रहा है। तीसरी बात ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पाकिस्तान का कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जो फौजी शहीद का नाम की तख्ती न लगी हो, कोई मोहल्ला कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जो 2-4 शहीदों की कब्रें न हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़ाई जो है 2000 से चल रही है, आज 25 साल हो गए। इस लड़ाई में क्या कोई स्ट्रेटेजी तब्दील हुई है? क्या इन लोगों की पुष्टनाई हटाई गई है? मैंने कहा कि अगर वो बन रहे थे, अब जो शहर गली महलों में जो बना रहे हैं, जब आपके जजेस बैठे हुए इस तरह के मामला चला रहे हैं, जब आपके बुकला बैठे हुए इस तरह निजाम चला रहे हैं, तो कल ये काम पहुंचेंगे जो अमन के नाम पे या मजहब के नाम पे, नामुस के नाम पे आग लगाते हैं। ये कहाँ पे है? वो तो चले खुदकश आते हैं, बंदूक उठाई होती है और वो लोगों को मारते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर हर चीज का इलाज एक ही नुस्खे से करना है, चीफ आर्मी स्टाफ जब बैठाते हैं तो वो पाकिस्तान के तमाम उन मौलवियों को जो इनके मायती हैं, या जब लफ्ज फितना फारिज कहा जाता है तो किसी कोई सवाल क्यों नहीं करता है, कभी पूछता क्यों नहीं है कि फितना फारिज कहाँ पैदा हुए, इनके सोलतकार कौन था, ये किसने इनकी आबियारी की है। तो जब आप उनको बिठा के अपने सामने, हमने कल परसों प्रोग्राम में बात की थी कि मौलवी अजीज जो है वो बंदूक उठाकर ललकारता रहा इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में 500 गज भी जो है वो दूर वो एक साझेदारी का दफ्तर नहीं है, तो किसी ने वहां नहीं पूछा है। तो क्या करेंगे? सारी कहानियां हैं, सारा वक्त जारी है। अलबत्ता ये है
कि गरीबों के बच्चे मर रहे हैं और मुल्क तबाह होता जा रहा है, मुल्क बदनाम होता जा रहा है। मुल्क देख लें आज चले, टाइम काफी हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, एक तरफ बंदूक निकाल ली जाती है, 11 दिन बाद जमानत होगी, बताया जा रहा है कि वहां पे पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग हुई थी। दूसरी तरफ जिस तरह मैंने आपको बताया कि झूठी FIR, झूठे इल्ज़ामात और फिर कोई जमानत नहीं, बेगुनाह लोगों को आपने जेलों में बंद किया हुआ। अभी साहब ने बताया 700-800 लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी तादाद में, मेरा नहीं ख्याल कोई गुस्ताखे रसूल करता हो या मज़हब की तौहीन करता हो। हम अपनी इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, ना कोई मसीह बरादरी इस तरह के काम करती है और ना कोई दूसरा करता है, लेकिन क्योंकि इंसाफ का जनाजा निकल चुका है, जब अदल नहीं मिलेगा फिर कभी बन्नू में कुछ हालात ख़राब होंगे, कभी किसी जगह से आपको खबर आएगी। अदालतों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो डर और खौफ की वजह से फैसले करते हैं। अदल कायम करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।